स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 7 दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 9। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन। अब हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो बच्चों, प्लांट्स के अंदर ना तो नर्वस सिस्टम होता है ना मस्कुलर टिश्यू होता है, पर फिर भी वहाँ पर मूवमेंट्स होती हैं। तो इन मूवमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट मूवमेंट है वो हमारी दो प्रकार की होती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट हमेशा ग्रोथ डिपेंडेंट होती है, ग्रोथ पे डिपेंड होना, जबकि नास्टिक मूवमेंट क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। जैसे ट्रॉपिक मूवमेंट में फॉर एग्जांपल जो सीडलिंग ग्रो करता है उसमें मूवमेंट बेसिकली किसकी वजह से हो रही है, ग्रोथ की वजह से। तो वहाँ पर जो ट्रॉपिक मूवमेंट हो रही है वो ग्रोथ, उसमें ग्रोथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही है। जबकि नास्टिक मूवमेंट होती है जहाँ पर मूवमेंट तो हो रही है पौधे के अंदर, लेकिन वो उसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर बात की जाए छुई मुई के प्लांट में, तो यहाँ कौन सी मूवमेंट हुई है, यहाँ पे नास्टिक मूवमेंट हुई है। और किस उस स्टिमुलस क्या है, टच, तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। तो बच्चों, ये थिग्मोनास्टिक मूवमेंट के अंदर आता है। अब हम बच्चों कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट। तो बच्चों, एक और मैं बात आपको बता देती हूँ कि जो हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट होती हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, स्टिमुलस पे डिपेंड करती हैं। अगर लाइट स्टिमुलस है तो जो मूवमेंट होगी वो होगी फोटोट्रॉपिक। अगर ग्रेविटी स्टिमुलस है तो मूवमेंट होगी जियोट्रॉपिक। अगर वाटर स्टिमुलस है तो मूवमेंट होगी हाइड्रोट्रॉपिक। अगर टच स्टिमुलस है तो मूवमेंट होगी थिग्मोट्रॉपिक। तो इस तरह से हम डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट है सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। तो बच्चों, टेंड्रिल्स तो आप जानते हो, ये एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल आपने तोरी घिया की बेल देखी हो, अगर पी प्लांट ना देखा हो, मटर का पौधा ना भी देखा हो, तोरी घिया की बेल देखी होगी, उसमें पत्तों के साथ आपको स्टेम से एक एक्सटेंशन निकलती हुई दिखाई देती है और इस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं टेंड्रिल, जो पौधे को सपोर्ट करती है। बेसिकली ये क्या करती है बच्चों, जब भी इसको कोई सपोर्ट मिलता है तो उसके अराउंड क्लिंग कर जाती है, टच कर लेती है। जैसे ही इसको टच का अनुभव होता है, या उसके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती है और इस तरह से जो बेल होती है उसके ऊपर चढ़ने में मदद करती है। तो टेंड्रिल बेसिकली ऐसा जो पार्ट है, बेसिकली वहाँ पर किस तरह की मूवमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है। देखो, ग्रोथ तो हो ही रही है, जब टेंड्रिल ग्रो कर रही है तभी तो वो आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है उसके आसपास क्या कर रही है, क्लिंग कर रही है। और इस तरह से टेंड्रिल के अंदर किस तरह की मूवमेंट हो रही है, टच की, जो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, टच, और मूवमेंट क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट। तो यहाँ पर मूवमेंट हो रही है थिग्मोट्रॉपिक। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल हमने कर लिया थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट का। This causes a tendril to circle around the object and thus cling to it. More commonly, plants respond to stimuli slowly by growing in a particular direction. तो बच्चों, यह एक डायरेक्शनल मूवमेंट है ग्रोथ की, क्योंकि अगर आपने देखा है कि तोरी की बेल जैसे ऑब्जेक्ट मिलता है, घूमती बेशक है टेंड्रिल उसके इर्द गिर्द, लेकिन बेल एक डायरेक्शन में मूव करती है। तो इस तरह की जो ये ग्रोथ है वो क्या है, डायरेक्शनल। इट अपीयर एज इफ द प्लांट इज मूविंग, और इस तरह से बेल बढ़ती जाएगी और आपको लगेगा कि प्लांट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। Because this growth is directional, it appears as the plant is moving. Let us understand this type of movement with the help of an example. तो बच्चों, यह है, आप एग्जांपल लेकर भी हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल घिया की बेल, तोरी की बेल, वहाँ पर आपको यह एज एन एग्जांपल आप देख सकते हैं वहाँ पर टेंड्रिल को कैसे वो ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है और ऊपर बेल को ऊपर जाने में मदद करता है। Environmental triggers such as light as gravity will change the direction that plant parts grow in. तो बच्चों, यहाँ पर अगर बात की जाए इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में जो चेंज होते हैं वो स्टिमुलस है। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, लाइट या फिर ग्रेविटी। अगर लाइट और ग्रेविटी में अगर बात की जाए तो पहले हम लाइट को लेते हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में जो मूवमेंट होती है वो कौन सी मूवमेंट होती है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो बच्चों, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में पहले आप यहाँ पर देखिए फिगर 7.5। तो फोटोट्रॉपिक मोमेंट में आप देखो कि हमने एक प्लांट लिया और उसको एक वुडन बॉक्स में डाल दिया, और उस वुडन बॉक्स का मुंह हमने कहाँ रख दिया, सूरज की तरफ। तो मान लो यहाँ पे ये बंद है और यहाँ पे होल कर दिया, तो जिस तरफ से रोशनी आएगी पौधा ये ऑटोमेटिकली क्या करना शुरू कर देगा, बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो यह कौन सी मूवमेंट है, यह फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। तो बच्चों, प्लस यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो उस मूवमेंट को बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। और अगर बात की जाए रूट्स की,
वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं, तो वहाँ पर जो अगर हम फोटोट्रॉपिज्म को ही लेते हैं तो वहाँ पर मूवमेंट क्या हो रही है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। तो इस तरह से हम जो डायरेक्शन के बेसिस पर भी हम जो ग्रोथ है उसको डिसाइड कर सकते हैं कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है या नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। जो सेकंड है 7.6, उसमें हम ग्रेविटी को लेकर देखते हैं। ग्रेविटी मतलब जियोट्रॉपिज्म। आप बेशक एक गमला है जो सीधा खड़ा है, आप उसको टेढ़ा खड़ा कर दें ओरिजोनटली, तो आपको क्या, अगर वैसे ही अगर देखा जाए तो आपको क्या दिखना चाहिए कि रूट भी क्या करनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली ग्रो करनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ रूट क्या कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, जबकि स्टेम कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्टेम क्या है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, जबकि रूट क्या है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अगर हम बात की करें जियोट्रॉपिज्म की, ग्रेविटी की, तो रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं, जबकि स्टेम क्या है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेगेटिवली क्यों, क्योंकि ये उसको अपोजिट ग्रो कर रहा है। फोटोट्रॉपिज्म में तो ये पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है। इस तरह से रूट क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है पर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। तो ये दो एग्जांपल लेकर हमने दोनों जो हमारे टाइप्स हैं फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म को समझ लिया। ठीक है बच्चों, प्लांट शो ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल एज द रूट्स ऑफ अ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स वाइल द शूट्स यूजली ग्रो अपवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। तो बच्चों यही बात यहाँ पर बताई गई है। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म। तो बच्चों जब लाइट की प्रेजेंस में जो मूवमेंट होती है वो होती है फोटोट्रॉपिक, और जो ग्रेविटी की प्रेजेंस में मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। अब बात आती है तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी की प्रेजेंस में जो मूवमेंट होती है उसे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर डायग्राम गिवन नहीं है, आप खुद से भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक ट्रे उसमें मिट्टी डाल ली, और यहाँ पर मैंने एक खड्डा जो भी है एक थोड़ा सा मिट्टी को नीचे की तरफ खोद लिया। अब इस खड्डे में मैंने पानी डाल दिया, जबकि एक पौधा यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से पानी डाला है कि ये पानी बाहर ना जाए। तो आप देखोगे कि अगर ट्रांसपेरेंट अगर आप लेते हो कोई भी बोर्ड या कुछ ट्रांसपेरेंट हो, तो क्या होगा कि आप देखो कि जड़ हमेशा कहाँ जाएगी, पानी की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। तो बच्चों हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म, यहाँ पर फिर से दो ट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं। कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट? वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म इज ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, अबाउट विच वी विल लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों कीमोट्रॉपिज्म में तो बेसिकली पहले कीमोट्रॉपिज्म के बारे में बताया गया है कि आपको सभी को पता है कि फ्लावर के अंदर एक तो क्या होती है, पिस्टिल, और एक होता है पोलन, ये स्टेमन। स्टेमन से पोलन ग्रेन कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, अब ये मान लो ये स्टिग्मा है, ये क्या आ गया, पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन चलता है, अगर स्टिग्मा के जो पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा के द्वारा कुछ केमिकल रिलीज़ किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके ये पोलन ग्रेन इसी का है या किसी दूसरे प्लांट से आया है। जब यह कंफर्म हो जाता है कि इसी के प्लांट का पोलन ग्रेन है, तो स्टिग्मा अलाउड करती है पोलन ग्रेन को टू राइज द पोलन ट्यूब। तो यह एक केमिकल रिएक्शन होता है जो चल रहा होता है बिटवीन द टू मेल एंड फीमेल पार्ट। तो इस तरह से एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन कब हुई, बाय द इंटरेक्शन ऑफ केमिकल। तो इस तरह की मूवमेंट को हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organism. The movement of the sensitive plant in response to touch is very quick. The movement of sunflower in response to day or night or the other hand is quite slow. Growth related movement of plant will be even slower. देखो बच्चों, अभी यहाँ फिर से सनफ्लावर की बात आ गई है। तो सनफ्लावर में मूवमेंट कौन सी होती है, ग्रोथ डिपेंडेंट होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पर जो मूवमेंट है वो ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी मूवमेंट है, ये नास्टिक मूवमेंट है। लेकिन हो किसकी प्रेजेंस में रही है, लाइट की, तो इसे हम बोलेंगे फोटोनास्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पर सनफ्लावर एग्जाम्पल है किसका, फोटोनास्टिक मूवमेंट, जहाँ
आपने देखा है कि सनफ्लावर सन की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो यह फोटोनास्टिक मूवमेंट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो यह ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। इवन इन एनिमल बॉडी देर आर केयरफुली कंट्रोल। और मैंने यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं फोटोनास्टिक मूवमेंट के बारे में। और छुई मुई के पौधे के अंदर कौन सी होती है, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पे भी कोई ग्रोथ नहीं इन्वॉल्व हो रही, मूवमेंट जरूर हो रही है पर ग्रोथ नहीं इन्वॉल्व हो रही, तो वहाँ पर हम बोलेंगे थिग्मोनास्टिक। देखो बच्चों, ये टर्म्स आपस में मिलती जुलती हैं, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि नास्टिक वो हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट और ट्रॉपिक क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट। इवन इन एनिमल बॉडीज देर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रोथ। आवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन एंड नॉट हैव हाजर्डली। तो बच्चों हमारे अंदर ही देख लो, हम जब शुरू से ग्रोथ करते हैं, क्या हमारे सबसे पहले जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो ग्रोथ एक डायरेक्शन में जाती है। ऐसा नहीं कि हमारे सिर की जगह पैर होते हैं या पैर की जगह सिर होता है। सो कंट्रोल्ड मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। मूवमेंट होती हैं लेकिन वो स्लोली होती है, एक डायरेक्शन में होती हैं। इट फास्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मस्ट हैपन वेरी क्विकली। हाँ, ये हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत जो है रफ्तार से ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन ग्रोथ स्लोली होती जा रही है। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस, बट देर आर हमने देखा है कि हमारे शरीर में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं जो न्यूरॉन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। बट देर आर लिमिटेशन टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, not each and every cell in the body. Secondly, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. तो बच्चों यहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की बात की गई है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी वहीं काम करेगी जहाँ पर न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे। जहाँ पर भी जो बॉडी के जिस भाग में भी न्यूरॉन नहीं हुए वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स काम नहीं करेगी। जैसे आप देख सकते हो पैरालिटिक व्यक्ति की क्या होती है, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आप उनको अगर टच भी करोगे तो उन्हें कोई सेंस नहीं फील होगी, क्योंकि उनका नर्व न्यूरॉन डेड हो चुके हैं, नर्व सेल डेड हो चुके हैं। तो बच्चों न्यूरॉन सिर्फ वहीं काम करता है जहाँ पर वो लिविंग हो, और तभी हमें सेंस जो भी हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स लेते हैं वह हमारे ब्रेन तक पहुँच पाती है। दूसरा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है एक उसको वक्त लगता है ब्रेन तक पहुंचने में और फिर एक नई इम्पल्स दोबारा से लेने में। तो इन अदर वर्ड्स सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ऐसा नहीं है कि सेल हरदम इलेक्ट्रिक इम्पल्स को लेते रहते हैं और भेजते रहते हैं। इट इज़ दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। तो बच्चों तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो भी रिएक्शंस चलते हैं वो न्यूरॉन के ज़रिए नहीं होते। वो न्यूरॉन, अगर बात की जाए न्यूरॉन तो मेन है, लेकिन कुछ जो हमारा केमिकली कम्युनिकेशन सेल के अंदर चलती रहती है। इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल रिलीज अ केमिकल कंपाउंड, this compound would diffuse all around the original cell. If other cell around have the means to detect this compound using special molecule on their surface, then they would be able to recognize information and even transmit it. तो बच्चों हमने पढ़ा ही था कि जो नर्व इम्पल्स है यहाँ पर ये हमारा सिनेप्टिक नोब है, नर्व इम्पल्स आती हैं तो यहाँ पर नर्व इम्पल्स कुछ केमिकल सेक्रेट करती हैं। ये केमिकल साइनेप्स के अंदर आता है और ये केमिकल फिर से डेंड्राइट्स के अंदर जाकर फिर से नर्व इम्पल्स बन जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या हो रहा है, केमिकल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है बच्चों की। कहीं ना कहीं केमिकल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होती है एनिमल बींग्स में। These compounds or hormones used by multicellular organism for control and coordination show a great deal of diversity. तो बच्चों यह तो बात कही हुई थी न्यूरॉन की कि न्यूरॉन में कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है, लेकिन कुछ बॉडी के ऐसे भाग भी हैं जहाँ पर न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होता और फिर भी इंफॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाती है। ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसा है बच्चों कि हमारे बॉडी में जहाँ पे न्यूरॉन की पहुँच नहीं है वहाँ पर किसकी पहुँच है? ब्लड तो हर जगह जाता है और ब्लड में क्या जाते हैं? हॉर्मोन्स। तो यहाँ से हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हॉर्मोन्स। कि जहाँ पर न्यूरॉन नहीं है वहाँ पर कौन काम करेगा? मैसेंजर का, हॉर्मोन्स। तो बच्चों आई होप आपको यह बात यहाँ इस पैराग्राफ से समझ में आ गई होगी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। और डिफरेंट प्लांट हॉर्मोन्स हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट। दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेस अवे फ्रॉम
वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। तो बच्चों यहाँ पर अब हम हॉर्मोन्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों हॉर्मोन्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।